नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज तो बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं, लेकिन ये न्यूज का फैमिली शो भी है। खबर उस अंदाज में जिसमें आपको क्या आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस, फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज ज्ञानवापी पर वो सबूत लेकर आया हूं जो पूरा केस पलट देगा। आज कांग्रेस साबित करेगी, आप ठीक सुन रहे हैं, आज कांग्रेस साबित करेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। पाठशाला की सस्ती नकल करके झूठ फैलाने वालों की भी क्लास लगाऊंगा। पेट्रोल की कीमत पर हर भ्रम दूर करने वाला चैप्टर भी लेकर आया हूं। मोदी का एहसान या कांग्रेस का धोखा फुल चैप्टर होगा। इसके अलावा मोदी के 8 साल पर सबसे स्पेशल क्लास होगी। मोदी की विदेश नीति फ्लावर नहीं कैसे फायर है, यह भी आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और सबसे पहले ज्ञानवापी केस पर वो सबूत जो अब तक आपने नहीं देखा, जो 100% साबित करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज जिला जज की अदालत लगी और इस केस में कई याचिकाएं लगी हैं। जिला जज अब कल फैसला सुनाएंगे कि कौन से मामले को पहले सुना जाएगा, लेकिन इस फैसले से पहले आज हम ज्ञानवापी पर नए सबूत लेकर आए हैं जो इस केस को पलट देगा। जो लोग कहते हैं अरे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये एक्ट, वो एक्ट, मस्जिद था, सब कुछ पलट जाएगा। आज खुद कांग्रेस साबित करेगी, बीजेपी नहीं, कांग्रेस साबित करेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। और मेरे पास वो सबूत इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। मेरे हाथ में जो पन्ने आप देख रहे हैं, अब वो आपके स्क्रीन पर भी हैं। ये 1965 का वाराणसी गजेट है। ये उस वक्त यूपी में जो सरकार थी, और वो सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में 1965 में, और मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की नेता सुचेता कृपलानी। उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट, विस्फोटक रिपोर्ट आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, इसमें ज्ञानवापी के बारे में क्या लिखा है। सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसको नकारा नहीं जा सकता। इसमें 1965 की कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी के रहते हुए यह गजेट छपा था, और इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि वाराणसी में पहले विश्वेश्वर मंदिर और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यह सरकारी दस्तावेज में उत्तर प्रदेश की 1965 की कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, उनके शासनकाल में छपवाया गया गजेट जो कहता है मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना था। लेकिन आप में से कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कि गजेट होता क्या है। यह गजेट जो मेरे हाथ में है, इसमें क्या लिखा है पढ़कर सुनाऊं उससे पहले आपको बता देता हूं कि यह कोई सामान्य डॉक्यूमेंट नहीं होता। यह सरकारी दस्तावेज है। गजेटियर क्या होता है यह आपको समझना चाहिए। किसी भी सरकारी कानून, एक्ट, नियम, आदेश, निर्णय को प्रमाणित करने के लिए गजेट नोटिफिकेशन निकालना कानूनी तौर पर जरूरी होता है। गजेटियर जिले और राज्यों के बारे में सरकारी दस्तावेज होने के साथ सबसे अधिक प्रमाणित माने जाते हैं, क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उस जिले के बारे में जो ये बताते हैं उसे सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। इसलिए मैंने कहा ये जो अंदर लिखा है ये इस पूरे केस में सबसे बड़ी गवाही साबित होने वाला है, जो आज हम आपको पाठशाला में बताएंगे। इसका जिक्र आपने कहीं नहीं सुना होगा। गजेटियर में न सिर्फ जिलों का इतिहास होता है, बल्कि उस जिले के बारे में एक एक जानकारी होती है। सुचेता कृपलानी का कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 के बीच था, जब यह 1965 में गजेटियर छपा। अब मैं आपको बताता हूं कि 1965 के इस गजेट में क्या लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर
और मंदिर के इतिहास को लेकर। गजेट के पेज नंबर 38 पर लिखा है कि बनारस पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता अहमद नियतगीन था। शुरू से बता रहा हूं आपको, जिसे महमूद गजनी के बेटे मसूद ने भारत का गवर्नर नियुक्त किया था। 1033 में अहमद नियतगीन बनारस पर हमला करने के लिए बढ़ा, जिसके बारे में गजनी बादशाहों पर लिखने वाले लेखक अल बैहाकी की किताब तारीख-ए-सुबुक्तगी में लिखा है कि आधे दिन में ही अहमद नियतगीन की सेना ने बनारस को लूट लिया था। तो मुस्लिम आक्रांताओं ने बनारस के साथ क्या किया? सबसे पहले पेज नंबर 38 पर क्या लिखा है मैंने आपको वो बता दिया, लेकिन सबूत तो पन्ना नंबर 40 और 57 पर है। इसी गजेट के पेज नंबर 40 पर लिखा है कि नियतगीन के बाद मुस्लिम आक्रांताओं की नजर हमेशा बनारस पर बनी रही। बहुत ध्यान से एक एक लाइन सुनिएगा, सबसे बड़ा सबूत आपको बता रहा हूं। मुस्लिम आक्रांताओं की नजर हमेशा बनारस पर बनी रही। 1194 में बनारस के राजा जयचंद्र को अफगान सेनापति शाहबुद्दीन गौरी उर्फ मोहम्मद गौरी की सेना ने चंदवार के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस पर हमला किया और हजारों मंदिर तोड़ दिए, जिसमें विश्वेश्वर मंदिर भी शामिल है। विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। 1400 ऊंटों पर लादकर लूट का माल ले जाया गया था। पेज नंबर 40 उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई। यह सब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह किया था, हमला किया था, विश्वेश्वर मंदिर तोड़ी, मस्जिद बनाई। लेकिन अभी तो औरंगजेब पर आना बाकी है। पन्ना नंबर 52 में लिखा है कि 1591 से 1596 के बीच अकबर के शासन के दौरान वाराणसी में कुछ मंदिर बनाए गए। आमेर के राजा मान सिंह ने आदि विश्वेश्वर को समर्पित एक मंदिर बनवाया, जिसे मान मंदिर कहा गया था। यह मंदिर रजिया सुल्ताना मस्जिद के बगल में बनाया गया था, जिसे पुराने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर तैयार किया गया था। 1580 में राजा टोडरमल ने जगत गुरु नारायण भट्ट के कहने पर विश्वेश्वर मंदिर फिर से बनवाया था। अब आते हैं पेज नंबर 56 पर। अब पेज नंबर 56 पर औरंगजेब के फरमान का जिक्र है। औरंगजेब के समय में वाराणसी के पुजारियों और पंडितों को मुस्लिम अधिकारी परेशान करते थे। अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, औरंगजेब को लेकर जो बातें कही गई हैं इस गजेटियर में, सरकारी दस्तावेज में, कांग्रेस के शासन में, 1965 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रहते वक्त, उसे सुनिए। औरंगजेब के समय में वाराणसी के पुजारियों और पंडितों को मुस्लिम अधिकारी परेशान करते थे और उनको मंदिरों से भगाने की कोशिश करते थे। इस बारे में पुजारियों ने औरंगजेब को जानकारी दी, जिसके बाद औरंगजेब ने 28 फरवरी 1659 को एक फरमान जारी किया, जिसमें लिखा था कि मंदिरों के पुजारियों को परेशान न किया जाए, उनको मंदिरों से निकाला न जाए। साथ ही यह भी लिखा कि कोई नया मंदिर नहीं बनाया जाएगा। यह वो हिस्सा है जिसके बारे में गाहे बगाहे आपको मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि औरंगजेब तो बहुत महान था, वो तो मंदिरों को सुरक्षित कर रहा था। भाई साहब, वो नया नया आया था, तब उसको लग रहा था सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो उसने ये किया, तो उसका भी गजेटियर में जिक्र है। लेकिन इसी दस्तावेज में यह भी लिखा है कि साल खत्म होते होते तक, जो फरवरी के महीने में कह रहा था कि मंदिर नया नहीं बनेगा लेकिन पुजारियों को परेशान भी मत करो, वो साल के अंत आते आते यानी 1659 में ही औरंगजेब ने वाराणसी के 6 से 7 शताब्दी पुराने कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर को गिरा दिया और उसकी जगह मंदिर के मलबे से ही, सुनिएगा, मंदिर के मलबे से ही आलमगीर मस्जिद का निर्माण करवाया।
आलमगीर मस्जिद रत्नेश्वर मंदिर के बगल में बनाई गई और उस पर अरबी भाषा में निर्माण की तारीख 1659 दर्ज है। अब आता हूं पन्ना नंबर 57 पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पन्ना नंबर 57 क्या कहता है, सुनिए जरा। पेज नंबर 57 में इस गैजेटियर में लिखा है कि 9 अप्रैल 1669 यानी 1959 के माफ कीजिएगा 1659 के 10 साल बाद 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने नया फरमान जारी किया, जिसमें औरंगजेब ने बनारस के फौजदार को आदेश दिया कि बनारस के मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को गिरा दिया जाए। अब तक औरंगजेब अपने असली रूप में आ चुका था और जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसे यह कहा गया था, आलमगीरी में भी लिखा है कि यहां ब्राह्मण, मूर्ख ब्राह्मण जो हैं वो सबको बहका रहे हैं, तो उसने कहा सारे शिक्षण संस्थानों को गिरा दो, उसने कहा मंदिरों को गिरा दो। और यह बात इस सरकारी दस्तावेज में होना सबसे बड़ा सबूत है। आप किसी इतिहासकार को झुठला सकते हैं, आप किसी ट्रैवलर को झुठला सकते हैं, लेकिन इस गजेट को नहीं झुठला सकते बॉस। इस फरमान के बाद बनारस के फौजदार ने विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर गिरा दिए। विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई जिसमें 2 ऊंची मीनारें बनाई गई थीं। उसके बाद औरंगजेब ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया और सिक्कों पर भी मोहम्मदाबाद नाम लिखवाया। इस पन्ना नंबर 57 की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर गिराए गए और विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई जिसमें 2 ऊंची मीनारें बनाई गई थी। जरा तस्वीर डालिए ज्ञानवापी मस्जिद की, यहां डालिए वो तस्वीर। ये उस मस्जिद का जिक्र है जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि वहां पर मंदिर टूटा और फिर एक मस्जिद का निर्माण हुआ। उसके बाद औरंगजेब ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया और सिक्कों पर भी मोहम्मदाबाद नाम लिखवाया। इसका पन्ना अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ दूं, On April 9, 1669, Aurangzeb issued order to the provincial governor for the demolition of Hindu temples and schools, which the Faujdar of Varanasi carried out by pulling down a number of temples in the city, including those of Vishwanath and Bindu Madhav. A mosque was built on the site of each, 2 high minarets being built on one. Aurangzeb also renamed the city Mohammadabad and coins issued from the mint here also bear this name. अब मुझे बताइए, कांग्रेस के राज में छपा हुआ ये गजेटियर है। मैंने आपको इससे पहले दिखाया था कि कांग्रेस के जो सलमान खुर्शीद है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मंदिर टूटकर मस्जिद बना। अब ये कांग्रेस के राज में 1965 में छपा हुआ सरकारी दस्तावेज है जो कहता है कि विश्वनाथ मंदिर टूटा और उसकी जगह मस्जिद बनी। अब इस केस में जब यह सबूत रखा जाएगा, जब अदालत में दिखाया जाएगा, तो कितना बड़ा सबूत यह साबित होगा, आप सोचिए। एक एक बात जो लिखी है वो सरकारी सबूत है, सरकारी दस्तावेज है। एक और सबूत आपको दिखाता हूं, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इसको लेकर 1936 का ब्रिटिश एफिडेविट है। इसमें लिखा है कि ज्ञानवापी परिसर में किसी भी गैर मुसलमान के प्रवेश पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं था। जो आपको याद होगा, शुरू में हंगामा हुआ था कि भाई कोई जो है गैर मुस्लिम नहीं घुसेगा, कभी कोई प्रतिबंध नहीं था, यह लिखा है। और इसमें लिखा है कि काशी खंड में यह जगह भगवान विश्वेश्वर मंदिर की बताई गई है। इसमें यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने अन्य मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े, लेकिन विश्वनाथ मंदिर को जरूर तोड़ा जो ज्ञानवापी में बना था। एफिडेविट में लिखा है कि मस्जिद के अंदर स्तंभ देखे,
पूर्वी दीवार पूरी तरह से स्तंभों पर बनी है। स्तंभों पर त्रिशूल, सूर्य और चंद्रमा बने हैं और सीलिंग पर चूड़ी, फूल और घंटे बने हुए हैं। ये सभी पत्थर के बने हैं। ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की जमीन पर है या नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है। इसमें लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हिंदू आर्किटेक्चर वाला मंदिर था और उसके निशान हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज कांग्रेस साबित करेगी कि वहां मंदिर था या मस्जिद। कांग्रेस के राज में 1965 में छपा गजेट कहता है विश्वनाथ मंदिर टूटा, मस्जिद बनी। अब भी जिसको केस लड़ना है वो लड़ता रहे। पाठशाला में अब पेट्रोल डीजल का गलत गणित समझाने वालों की क्लास लगाऊंगा। देखिए, जब भी आप चर्चा कीजिए ज्ञानवापी की, काशी विश्वनाथ मंदिर की, कुछ लोग कहते हैं महंगाई पे बात नहीं। अरे महंगाई पे भी बहुत बात होती है। पाठशाला में आपने देखा, हमने कई बार चर्चा की। लेकिन आजकल पाठशाला के कुछ सस्ते वर्जन भी आ गए। तो एक बात तो क्लियर कर दूं, नक्कालों से सावधान रहें। हमारी कोई शाखा नहीं है। हम बहुत ऑथेंटिक खबर बताते हैं, बड़ी रिसर्च के साथ बताते हैं। कुछ लोग प्रयास करते हैं तो उनके साथ क्या होता है अभी आपको पता चल जाए। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला किया और एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। और उस एक्साइज ड्यूटी के कम होने से क्या हुआ आपको पता है? जब वो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, अब आपको जो वो सस्ते पाठशाला के नकल वाले लोग हैं वो नहीं बताएंगे, पेट्रोल जो है, मतलब ये तो आपको पता है कि 9.5 रुपया पर लीटर सस्ता हो गया, ठीक है। और डीजल जो है, डीजल सस्ता हुआ करीब करीब 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ, ठीक है। इससे जनता को राहत तो मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधियों को दर्द होने लगा कि आप कैसे क्या बोलें, ये तो पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी घटा दिए। तो उसके जगह पर क्या शुरू हुआ? भ्रम फैलाना शुरू हुआ कि भ्रम फैला दो कि अरे ये तो कुछ किए ही नहीं, क्योंकि उनको तो ये बोलना था कि ये तो हिंदू मुसलमान पे ध्यान देते हैं, तो ये तो देश की बात है, कैसे आप क्या बोलेंगे? तो भ्रम फैलाओ। तो उसके लिए क्या हुआ? जैसे कांग्रेस की एक प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने क्या किया, पाठशाला देखती होंगी, अच्छा लगा होगा, अच्छी बात है, सब लोग को पाठशाला देखनी चाहिए। लेकिन इन्होंने पाठशाला स्टाइल में एक बोर्ड पर कुछ फैक्ट बताया। ये उनका बोर्ड है। अब क्या है, मैडम ने बता तो दिया, लेकिन पाठशाला में सच्चाई भी तो होनी चाहिए ना। कितने ये फैक्ट सही थे और कितने गलत थे, इसका हमने टेस्ट कर दिया। 2 मिनट में अभी सब बता देंगे क्या हुआ। पहले सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए कि वो कैसे गलत जानकारी दे रही हैं कि एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई उसका बोझ अकेले मोदी सरकार नहीं उठा रही, इसमें राज्यों का भी योगदान है। एक बार वो वाला हिस्सा सुनिए, फिर बताता हूं कैसे झोल हुआ। कम क्या हुआ है आज कम हुआ है सेंट्रल बेसिक एक्साइज, मतलब जो राज्यों के साथ साझा होनी थी वही कम हुई है। तो ये जो तमाम लोग कह रहे हैं राज्य भी कम करे, राज्य भी कम करे, उनको सबसे पहले एक बात समझ में आने वाली ये है, और वो अंतिम बात है, कि 1 रुपए की अगर बेसिक सेंट्रल एक्साइज कम होती है तो सेंटर का 59 पैसा और स्टेट्स ने 41 पैसा कम ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये पैसा, ये शेयर स्टेट्स को जाता। तो ये वैसे है कि मैडम समझा रही हैं कि राम ने श्याम से 50 रुपए उधार ले रखे और प्रवीण जो है वो राम से बार बार कह रहा है कि भाई तुम मुझसे हमेशा पार्टी लेते हो, कभी मुझे भी समोसा खिलाओ। तो जो समोसा श्याम ने प्रवीण को खिलाया, मैडम कह रही हैं वो राम की तरफ से खिलाया गया समोसा था, क्योंकि राम को तो वैसे भी पैसे लौटाने थे। तो मान लो प्रवीण भाई, तुम मान लो कि तुम्हारा पार्टी हो गई, श्याम ने खिलाया तो हो गया, उसको मुझे पैसे देने थे, बात हो गई। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी में जब 1 रुपए कम होता है तो इस 1 रुपए में केंद्र ने अपने हिस्से के 59 पैसे, यानी उनका कहना है कि जो बेसिक एक्साइज है, बेसिक एक्साइज, इसमें उन्होंने कहा कि सेंटर का होता है, यानी केंद्र का 59 पैसा, मतलब 59%, 1 रुपया में
और राज्य का होता है 41 पैसा, मतलब 41%। उन्होंने ही कहा ना भाई, मैं तो नहीं कह रहा हूं, यह बात तो उन्होंने ठीक कही। इसमें दो बातें। पहली बात तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। उन्होंने खुद ही मान लिया कि ये जो एक्साइज ड्यूटी का रोना वो लोग रोते थे, उसमें राज्य भी 41 पैसा खा रहा था, मतलब ले रहा था। तो ये जो 51 पैसे लेने वाला केंद्र है, इसके 59 पैसे लेने वाला, इसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दो भाई। जब घटाने की बारी आई तो इधर घटा है तो हमने घटा दिया, मान लो। जब लेने की बारी आई थी तो कहना चाहिए था कि तुम आप अपना 59 पैसा लीजिए, हम 41 पैसा नहीं लेंगे। वो तो आपने नहीं किया, सारा फोड़ देना है नरेंद्र मोदी के सर पे। तो वहां आप पकड़े गए कि ये 41 पैसा जो जा रहा था जेब में, मैडम धीरे से, आज तो आपने खुद बता दिया राज्यों को भी पैसा जाता है। क्लियर हो गया, मैडम ने खुद गवाही दी है। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता भ्रम फैला रही हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स कम किया गया उसका पूरा बोझ केंद्र पर पड़ेगा। इनको कोई पैसा कम नहीं किया इन्होंने, इसमें राज्य के हिस्से से कुछ नहीं जा रहा। आप विस्तार से समझिए कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के उस पार्ट को कम किया गया है जिसमें सिर्फ केंद्र का हिस्सा होता है। मतलब इस पेट्रोल के रेट कम होने से पहले एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? जो एक्साइज ड्यूटी थी 27 रुपया 9 पैसा था। यह घटने के पहले था। इस एक्साइज ड्यूटी का ब्रेकअप क्या था? बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसका वो मैडम जिक्र कर रही थी, ये 90 पैसा एक्साइज, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इसका मैडम जिक्र कर रही। ये 1 रुपया 40 पैसा था पर लीटर, ठीक है, 1 रुपया 40 पैसा। मैडम कह रही थी यही घटा दिया, और इसमें से अरे भाई जब 1 रुपया 40 पैसा है तो 8 रुपया कैसे घटा दिया? खैर, मैंने कहा ना, सस्ते पाठशाला से बचिए, ऑथेंटिक पाठशाला में आइए। नक्कालों से सावधान। मैडम को पता ही नहीं है, कर रही हैं। अच्छा, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी SAED, ये कितना है? 11 रुपया पर लीटर। फिर है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस RIC, ये कितना था? 13 रुपया प्रति लीटर। और है एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, यानी AIDC, ये कितना था? 2.5 रुपया। अब जो केंद्र सरकार ने पैसा घटाया, वो घटाया रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से। मतलब जो 13 रुपया था इसमें से घटाया, और ये पैसा केंद्र के पास जाता था। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पे ये लिया गया था। ऐसा नहीं था कि अपने घर की जमीन खरीद रहे। लेकिन ठीक है, सरकार है तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये जो पैसा घटा, ये सीधे सीधे केंद्र ने घटाया। कोई भी राज्य का 1 रुपया इसमें से नहीं घटा। राज्यों ने, 1-2 राज्यों ने वैट घटाया, वो अलग बात है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी का ये सारा पैसा केंद्र का था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, पिछली बार पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, उसमें भी टैक्स के इसी हिस्से को कम किया गया था जो केंद्र की हिस्सेदारी की थी। राज्यों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में पेट्रोल पे 5 रुपया और डीजल पे 10 रुपया, इतना एक्साइज घटाए थे नरेंद्र मोदी, और रोड एंड इंफ्रा सेस में से ही घटाए थे। तो ये 5 रुपया और 10 रुपया घटाए। आप कितना? 8 रुपया घटाए पेट्रोल पे। तो 13 रुपया जो घटा है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने, अगर मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उन्होंने अपनी जेब से दिया है, किसी और की जेब से नहीं लिया। उसमें भी वो कह रहे हैं कि आप लोग घटा दीजिए वैट। मई 2022 में पेट्रोल से 8, डीजल से 6, तो इधर घट गया 13 रुपया, इधर घट गया 16 रुपया। ये सब केंद्र ने घटाया, 1 रुपया इसमें से राज्य का नहीं।
7 महीने में 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाने पर केंद्र का रेवेन्यू नुकसान कितना है आपको पता है? इसको देखिए, केंद्र का रेवेन्यू नुकसान इसमें जो है नवंबर 2021 में जो घटाए थे, नवंबर 2021, इसमें नरेंद्र मोदी ने जो घटाया पैसा, वो 1,20,000 करोड़ का केंद्र को सालाना नुकसान होगा। मतलब कम हो जाएगा जो रेवेन्यू आ रहा था, ये सालाना है। और अभी जो मई में घटा, मई 2022, इससे केंद्र को कितना पैसा कम आएगा? करीब 1,00,000 करोड़ सालाना। तो मतलब सीधे सीधे मान के चलिए कि केंद्र की जेब से 2,20,000 करोड़ जो है 2.2 लाख करोड़ सालाना 2,20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अपनी जेब में लेने की बजाय जनता को ट्रांसफर कर दिया। मैडम ने कह दिया हमने भी कर दिया, 41% पैसा हमारा भी था ना, तो उसमें से काट लीजिए। ऐसे मैडम, कुछ तो ईमानदारी दिखाइए। अभी क्लास बची है मैडम की। अच्छा, ये नहीं है कि मैडम ने गलत बोल दिया। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे, इन्होंने भी इस गणित को समझने में पहले गलती की। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसमें राज्यों का भी शेयर होता है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि असली कटौती तब होगी जब केंद्र पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर में कटौती करे, जो राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। फिर उनको पता चला कि मतलब कांग्रेस में पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुल्हाड़िए पे पैर मार देते हैं लोग। तो सुप्रिया जी अकेले नहीं है, चिदम्बरम जी जो हैं, इन्होंने भी अपने पे मार लिया। बोले कि असली हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। बाद में पता चला वही किया हुआ था। तो फिर उन्होंने ट्वीट किया, कह रहे हैं कि भूल सुधार कर लेता हूं, कल जो मैंने कहा था उसके अलग टैक्स कटौती का पूरा भार केंद्र सरकार पर आएगा। इतना काहे हड़बड़ाए रहते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए? देश का ना मामला है, थोड़ा देख लेना चाहिए पहले क्या हुआ है। अब वो तो मैडम पूरा बोर्ड पे लिख के बैठ गई, उसके बाद उनको नहीं पता था कि क्या घटा है। अब बहुत लोगों ने उनका वीडियो शेयर किया, 5-10 लाख लोगों ने देख रखा है भाई वीडियो। अच्छा, कुछ लोगों ने तो ये भी लिख दिया कि ये तो काम पत्रकारों को करना चाहिए। अरे पत्रकार झूठ फैलाएं, यही काम बचा है, कर न रहे हैं, सच बता तो रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि उनकी तरह कुछ भी बोल दीजिए। तो पढ़ लिख लीजिए, ईमानदारी दिखाइए, सच बताइए। अच्छा, इतना होने के बाद भी वीडियो डिलीट नहीं किए ये लोग। चिदम्बरम साहब ने तो चलिए माफी मांग के ट्वीट कर दिया, वीडियो डिलीट नहीं किया। चलो चल गया, जिसने 10 लाख ने देख लिया, अब वो पाठशाला देखेगा तो समझेगा, नहीं देखेगा तो नहीं समझेगा, अपना काम हो गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में जो हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों के साथ शेयर करती है, उसे 41% पर फिक्स किया गया है। यानी अगर केंद्र सरकार 1 रुपया कमाएगी, केंद्र के पास 1 रुपया आएगा, तो उस 1 रुपया में से 41 पैसा जो है वो राज्यों को जाना ही जाना है, ये तय कर दिया गया है। इसके बारे में बजट में साल 2022-23 का जो अनुमान लगाया गया है, उस हिसाब से केंद्र के टैक्स कलेक्शन से राज्यों को कौन से टैक्स में कितनी रकम मिल रही है, आपको अभी बता देता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, ये हंसी मुझे इसलिए आ गई, इतना ये लोग अंबानी अडानी चिल्लाते हैं, जो टैक्स आता है उसमें लेते सब हिस्सा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाए, राजस्थान में मिल जाए, महाराष्ट्र में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंबानी अडानी की सरकार केंद्र में चलती है। खैर, कॉर्पोरेट टैक्स में 2.55 लाख करोड़, ये इतना किसको जाएगा? ये राज्यों को जाएगा। फिर इनकम टैक्स जो केंद्र वसूलेगा, उस इनकम टैक्स में से, ये आपको राज्यों का शेयर बता रहा हूं, ये केंद्र का शेयर नहीं है, केंद्र का जो आएगा उसमें से 41%। इनकम टैक्स में से 2.46 लाख करोड़।
सेंट्रल जीएसटी, राज्यों का अपना जो स्टेट जीएसटी होता है उससे तो ये लोग लेते ही हैं। सेंट्रल जीएसटी में भी जो बिल देखते हैं ना, उसमें आईजीएसटी लिखा रहता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी सब लिखा ना रहता है। उसमें से भी, सेंट्रल जीएसटी में से भी 2,68,000 करोड़ जो है ये राज्यों को जाएगा। और कस्टम ड्यूटी, कस्टम से कितना जाएगा? करीब 35,000 करोड़ ये राज्यों को मिलेगा। 35,000 करोड़। और एक्साइज ड्यूटी जो अभी आपको बता रहा था, एक्साइज अलग अलग, उसमें भी 11,000 करोड़। और सर्विस टैक्स जो होता है इसमें 820 करोड़। तो अगर आप ये सब जोड़ दीजिएगा तो केंद्र जो टैक्स वसूल रहा है उसमें से कुल जो है 8,10,000 करोड़ ये राज्यों को जाएगा। ये पैसा राज्यों को जाएगा। लेकिन दिखाया ऐसे जाता है जैसे नरेंद्र मोदी सरकार जो है, और किसी की भी सरकार हो, लेकिन अभी ज्यादा हो गया है, ये टैक्स जो है वो ले लेते हैं और फिर जो है उससे अपनी जमीन जायदाद खरीद लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहकर भी भ्रम फैलाया कि मोदी सरकार ने पहले 2 महीने 10 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर 9 रुपए घटाकर वाहवाही लूट रहे हैं। एक बार सुन लीजिए क्या बोल रही थी, फिर जरा इसका भी क्लास लेते हैं। पेट्रोल का दाम अभी 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 2 महीनों में ये 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ा था और अब ये 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर घटाया जाएगा एक्साइज ड्यूटी के कट से। डीजल का दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, ये भी 10 रुपए बढ़ा था पिछले 2 महीनों में चुनावों के बाद, और ये 7 रुपए से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों दाम 2 महीने के पहले वाला जो लेवल था उससे ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। 2 महीनों में 10-10 रुपए की बढ़त हुई थी पेट्रोल और डीजल पर। तो पहली बात ये कहनी जरूरी है कि जस का तस मामला 2 महीने पहले का हुआ है। ये लोग समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते हैं, क्या है मामला मुझे समझ में नहीं आता, पर पब्लिक को समझना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता को भी ये समझना होगा कि रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना अलग बात है और एक्साइज ड्यूटी कम करना, पेट्रोल डीजल को सस्ता करना अलग चीज है। दोनों में तुलना नहीं, और इसकी वजह है मार्च से मई तक पेट्रोल के दाम करीब 10 रुपए बढ़े। ये दाम तेल कंपनियों ने बढ़ाए बॉस, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम घटे वो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की वजह से घटे, वो केंद्र सरकार ने घटाए। भाई मुझे ये बताइए, अब पेट्रोल कंपनियां अगर कीमत बढ़ाएंगी 50 रुपया तो एक्साइज ड्यूटी 50 रुपया थोड़ी घट सकती है। केंद्र के हाथ में जो है वो घटा रहे हैं, बढ़ाना जिनके हाथ में वो बढ़ा रहे हैं। और ये बढ़ाना जिनके हाथ में है वो उनके हाथ में दिया किसने? देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह जी ने। आज पेट्रोल कंपनियां जो हर दिन पेट्रोल डीजल का रेट रिवाइज करती हैं, वो फैसला भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है। साल 2010 में तय किया गया था कि पेट्रोल की कीमतें डीरेगुलेट होंगी, यानी ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगी, और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव होगा उसी हिसाब से पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल के दाम तय करेंगी। तो केंद्र सरकार जो घटा सकती है वो घटा रही है। पेट्रोल कंपनियों को राजा आपने बनाया कि आप तय कर लीजिए, और मार्केट के हिसाब से किया, ठीक किया। लेकिन आज कम से कम ईमानदारी से बताइए तो कि दोनों का मिलान जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको यह भी समझाता हूं कि पेट्रोल डीजल की कीमत तय कैसे होती है। ज्यादातर पेट्रोल डीजल हम बाहर से मंगवाते हैं, करीब 85% गैस हम आयात करते हैं। इसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक भुगतान करना पड़ता है। अभी कच्चे तेल की कीमत करीब $112 प्रति बैरल है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। इस हिसाब से 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत करीब 55 रुपए। इसमें अब ढुलाई और रिफाइनरी का खर्च जुड़ता है। इस प्रोसेस के बाद इसे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है, जहां आपको इसमें डीलर कमीशन, एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट मिलाकर कुल कीमत देनी पड़ती है। 2010 से पहले सरकार तेल की कीमतों को कम रखने के लिए तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी करती थी।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से सस्ता तेल बेचने के में तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई की जा सके। मतलब आपको यह लगता था कि आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन वो सस्ता होता नहीं था। वैसे भी बहुत सस्ता नहीं था, लेकिन सस्ता फिर भी नहीं था, क्योंकि वो पैसा तो देना देश को ही था। तो उसमें क्या करते थे, कर्जा लेके पार्टी खिला रहे हैं। मतलब वो कर्जा लेके और बिरयानी ऑर्डर कर लिया, इससे जो मंगाते हैं आजकल स्विगी वगैरह से, उससे ऑर्डर कर लिया और खा लिया, लेकिन उसका पेमेंट तो करना ही ना पड़ेगा, कोई ना कोई तो करेगा। तो ये सोच रखते थे कि जो आएगा वो करेगा, हमको क्या। 2010 में पेट्रोल की कीमतों को डिरेगुलेट किया गया, तब इस पर ऑयल बॉन्ड जारी करना भी खत्म कर दिया गया। यूपीए सरकार के दौरान 2006 से 2010 तक तेल कंपनियों को जारी ऑयल बॉन्ड में करीब 1,31,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड का भुगतान 2026 तक किया जाना है। इसमें अक्टूबर 2006 में 15 साल के लिए जारी 5,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान अक्टूबर 2021 में होना था। नवंबर 2006 में 15 साल के लिए जारी 5,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान नवंबर 2021 में होना था। दिसंबर 2006 में जारी 4,150 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड का भुगतान दिसंबर 2023 में करना है। 2007 में जारी 5,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान 2024 में करना है। 2028 में जारी 22,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान नवंबर 2023 में करना है। केंद्र सरकार को कुल मिलाकर 1,31,000 करोड़ रुपए मूलधन के तौर पर तेल कंपनियों को देने हैं। इसके अलावा इस पर ब्याज भी लगेगा, तो यह कुल रकम दोगुनी भी हो सकती है, जो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा हो जाएगी। तो इसको पेट्रोल सस्ता देना नहीं कहते हैं, इसको पॉलिटिक्स करना कहते हैं कि सामने वाले को कहिए हम तो सस्ता दे रहे हैं, लेकिन इधर से नहीं तो इस हाथ से जो है वो जेब से पैसा निकालिए। अब कौन भरेगा 2.5 लाख करोड़? हवा से आएगा, होनोलुलु से आएगा, हमारे आपके टैक्स से ही भराएगा। आज नहीं भराएगा, कल भराएगा। 2012 में जब डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ाए गए थे और सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या को सीमित किया गया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मनमोहन सिंह ने 2012 में कहा था कि तेल और गैस की कीमत रिवाइज नहीं करने से 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ पड़ा। अगर रेट रिवाइज करने का कदम नहीं उठाया जाता तो सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाती। इतनी भारी भरकम सब्सिडी के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। डीजल के दाम 5 रुपए ही बढ़ाए गए, जबकि दाम 17 रुपए बढ़ाए जाने की जरूरत है। देश को कर्जे में डालकर अपनी सरकार चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल वक्त से निकालना, कोरोना के संकट काल के वक्त जब अर्थव्यवस्था नीचे गई थी, ये एक्साइज ड्यूटी नहीं होती, वो पैसा ना आया होता, तो अर्थव्यवस्था के पहिए को जब घुमाने की बारी आई ना, तो हाथ खाली होता, श्रीलंका वाली हालत होती। बाकी तो जिसको गाली देना है देते रहिए, लेकिन फिर आगाह कर दूं, ओरिजिनल पाठशाला यही है। नकल वालों से सावधान रहिए, क्योंकि वहां भ्रम भी मिलेगा, झूठ भी मिलेगा, और इतना फैक्ट तो नहीं मिलेगा। अब पाठशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पर स्पेशल सीरीज का पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम पाठशाला में स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 8 साल के कामकाज के अलग अलग चैप्टर खोलकर बताएंगे कि ये कैसे रहे। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान में हैं, इसलिए इस पहले सीरीज में, स्पेशल सीरीज में पहला चैप्टर मोदी सरकार की विदेश नीति का खोल रहा हूं। 8 साल में पीएम मोदी की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है विदेशों में बसे भारतीयों का पीएम मोदी से कनेक्शन। पिछले 8 साल में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो विदेश में रहने वाले भारतीय उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर, होटल के बाहर मौजूद होते हैं। वहां पीएम मोदी के लिए नारे लगते हैं। यही जापान में भी हुआ, यही कुछ दिन पहले हुआ जब पीएम मोदी डेनमार्क और जर्मनी गए थे। इससे भी पहले पीएम जब अमेरिका गए थे, वहां भी सैकड़ों लोग उनके स्वागत के लिए जुटे थे। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह का जमाना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश यात्रा के दौरान वहां रहने वाले भारतीयों का जो पीएम है उनसे एक तरीके का डिस्कनेक्ट था। ऐसी तस्वीरें ना के बराबर हैं कि मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर गए हों और उनके स्वागत में भारतीय भी पहुंचे हों। यह बात अलग है कि उस वक्त भी डिप्लोमेटिक वेलकम जरूरी होता था, लेकिन भारतीयों में तब के प्रधानमंत्री के लिए वो जोश देखने के लिए नहीं मिलता था। अब आप इसको इवैल्यूएट कीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली,
उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया यह प्रयोग करने का कि वो वहां इंडियन डायस्पोरा से मिले और एक मैसेज दें। वो मैसेज क्या था आपको पता है? वो मैसेज ये था कि आपके खुद के देश के अंदर जो एक प्रभावशाली शक्ति है भारतीयों की, उसको उसके अंदर देश में जो प्रधानमंत्री है उसको लेकर, उसकी सरकार को लेकर कितनी गर्मजोशी, कितनी स्वीकार्यता है। इससे वहां की सरकारों को, जहां जहां पीएम मोदी गए, उनको यह मैसेज दे दिया गया कि भारत के साथ चलना है तो भारत को लेकर चलना होगा और भारतीयों को भी लेकर चलना होगा। मैं अमेरिका में देखकर आया हूं, मैं दुबई में देखकर आया हूं, मैं देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब रिपोर्टिंग के लिए गया हूं, एक बात जो हर विदेश में बसा हुआ भारतीय बोलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हम लोगों की इज्जत यहां बढ़ गई। बोलता है वो, कॉमन लाइन है कि पहले हमको जैसे यहां ट्रीट करते थे अब बड़े सम्मान से देखते हैं। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम चेंज कर दिया। मनमोहन सिंह की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो 17 जून 2012 के मेक्सिको दौरे की दिखा रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नरेंद्र मोदी को इतना प्यार करते हैं? इसकी एक बड़ी पर्सनल वजह या पर्सनल कनेक्ट है। पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा में भारतवंशियों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, छोटे बच्चों से बात करते हैं, कोई विदेशी बच्चा भी मिल जाए तो उससे भी मुलाकात करते हैं। एक बार देखिए ये कनेक्ट वो स्थापित करते हैं। लोगों को लगता है कि ये अच्छा प्राइम मिनिस्टर आके मेरे बच्चे से मिलके गया है, ये बड़ी बात होती है भाई लोगों के लिए। एक बार वो एम्बियंस सुनिए जरा। वाह, 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned it. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. ये 3 भाषा लिख दी। मोदी जी। साइन कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा यह भी है कि पीएम मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो भारतीय समुदाय के लोगों को वो जरूर संबोधित करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में भारतीयों को संबोधित किया। 2014 के पहले ऐसी तस्वीरें कम थी या ना के बराबर थी। इससे पहले के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते थे, डिप्लोमेटिक चैनल्स की तरह जो चर्चा होती थी उसमें सीमित रहते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली तब से वो विदेश में रहने वाले हर भारतीय से खुद को कनेक्ट करते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों में भी सेंस ऑफ प्राइड आता है। उन्हें लगता है कि वो चाहे अपने देश से बाहर चले गए लेकिन उनके देश का लीडर उन्हें सुनता है। 2014 में पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने मेडिसन स्क्वायर में 25,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया था और लोग सुनने आए थे। 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम को सुनने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। किसी नेता को सुनने के लिए विदेश में इतने लोग पहले शायद ही दिखे हों। पर्सनल कनेक्ट और सेंस ऑफ प्राइड, ये दो चीजें जिसकी वजह से पीएम मोदी को विदेश में रहने वाले भारतीय भी बहुत पसंद करते हैं। एक बात और है, अच्छा आप सोचिए ना, आप खुद वो लोग जो विदेश में रह रहे हैं, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो वहां से पैसा यहां भेजें, अपने घर वालों को भेजें, टैक्स हो सके तो दें, लेकिन आप उनसे एक बार जाएंगे तो मिलेंगे भी नहीं। उनके लिए ये देश है, आपके लिए वो वहां बैठे भारतीय नहीं है। ये नरेंद्र मोदी ने किया। एक बात और, भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी। आज की तारीख में दुनिया के 18 देशों में भारतीय नागरिक बिना वीजा यानी सिर्फ पासपोर्ट लेकर यात्रा कर सकते हैं। 48 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। दोनों को मिला दीजिएगा तो 66 देशों में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। 2013 में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा सिर्फ 52 देशों में थी, यानी 8 सालों के अंदर 14 देशों में यह सुविधा बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में एक कॉन्फिडेंस दिखता है, एक अलग सोच दिखती है, उनका विजन दिखता है। आज समय थोड़ा कम पड़ा, हम कल भी ये जो विदेश नीति का चैप्टर है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा आलोचना हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इनको तो कुछ आता नहीं है, ये क्या विदेश नीति कर रहे हैं। तो जरा उस चैप्टर को कल खोलेंगे, उस पर भी बात करेंगे।
और कुछ और अहम खबरें लेकर आएंगे। पाठशाला में कल मुलाकात होगी रात 8:55 पर। नमस्कार।